रेडी स्टार्ट। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा चुनाव एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। स्टॉप लोकतंत्र केवल इस विश्वास पर कार्य कर सकता है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा धांधली रहित हो। स्टॉप आदर्श परिस्थितियों में एक ईमानदार व्यक्ति को लोगों के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने व जीतने में सक्षम होना चाहिए। स्टॉप लेकिन वास्तविक रूप में ऐसे व्यक्ति को या तो चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता है या उसके चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं होती। स्टॉप चुनाव जीतने के लिए आवश्यक भारी मात्रा में धन व बल के कारण वर्तमान में चुनाव आदर्श परिस्थितियों में आयोजित नहीं हो रहे हैं। स्टॉप पैरा भारत में यह सामान्य धारणा है कि राजनीतिक दलों का वित्त पोषण अर्थात फंडिंग बेहिसाब तथा अवैध धन हस्तांतरण का प्रमुख केंद्र है तथा यह भ्रष्टाचार का भी प्राथमिक कारण है। स्टॉप राजनीतिक भ्रष्टाचार में सार्वजनिक पदों का निजी हितों के लिए अनुचित तथा अक्सर गैर कानूनी उपयोग निहित होता है। स्टॉप राजनीतिक दलों के लिए वित्त पोषण के बहुत से स्रोत होते हैं, इसलिए जवाबदेही व पारदर्शिता अत्यधिक आवश्यक हो जाती है। स्टॉप पैरा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल तथा चुनाव अभियान किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के आवश्यक अंग हैं। भारतीय चुनावों में विशाल धनराशि सम्मिलित होती है तथा राजनीतिक दलों द्वारा इस धन का बहुत कम प्रतिशत ही अपने समर्थकों द्वारा दिए गए फुटकर चंदे के रूप में आता है। स्टॉप अधिकांश धन बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा जुटाया जाता है, परंतु व्यापारिक घरानों द्वारा दिया गया यह धन अधिकांशतः अघोषित आय का हिस्सा होता है तथा इस प्रकार के चंदे का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। स्टॉप चुनावों में धन का प्रमुख महत्व होने के कारण नतीजा यह होता है कि जो राजनीतिक काले धन के साथ सामंजस्य बैठाने में सफल रहते हैं वे प्रभावी भूमिका में आ जाते हैं। स्टॉप पैरा वर्तमान में चुनाव वित्त पोषण अथवा फंडिंग का परिदृश्य इतना अधिक अपारदर्शी है कि न केवल जनता इससे अनभिज्ञ रहती है बल्कि सरकारी नियामक अभिकरणों यहाँ तक कि दल के सदस्यों से भी यह गुप्त रहता है। स्टॉप चंदे का अधिकांश भाग उन लोगों से आता है जो सरकारी ठेकों में अनुचित प्राथमिकताओं के आकांक्षी होते हैं अथवा योजनाओं व नीतियों को अपने पक्ष में बनवाने हेतु प्रयासरत रहते हैं। स्टॉप इसका और अधिक बुरा पहलू आपराधिक गतिविधियों को नजरअंदाज करने के रूप में सामने आता है। स्टॉप मीडिया अध्ययन केंद्र नई दिल्ली के अनुमान के अनुसार सरकार राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों द्वारा 2014 के लोकसभा चुनावों में खर्च की गई धनराशि लगभग 35,000 करोड़ रुपए थी, जो इसे वर्ष 2016 में आयोजित अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे खर्चीला चुनाव बनाती है। स्टॉप एक और अनुमान के अनुसार राजनीतिक दलों की आय का 69% भाग अज्ञात स्रोतों द्वारा आता है। वर्ष 2010 के विदेशी अंशदान नियामक संशोधन अधिनियम
FCRA ने राजनीतिक दलों को विदेशों से दिए जाने वाले चंदे की अनुमति दी। लोकतांत्रिक सुधार संघ नामक संस्था ने अपने आकलन में पाया कि भारत में 2004, 2005 से 2014 से 2015 के बीच राजनीतिक दलों की कुल आय 11,367.34 करोड़ रुपए थी। किसी भी उम्मीदवार द्वारा चुनाव में खर्च की गई वास्तविक राशि तथा कानूनी रूप से तय सीमा में भारी अंतर पाया जाता है। चुनाव आयोग के ही आंकड़ों के अनुसार 2014 के लोकसभा चुनाव का सिर्फ प्रबंधन खर्च ही 40 रुपए प्रति वोटर से अधिक रहा है। शुरुआती दौर में स्वतंत्रता प्राप्ति पर भारत में राजनीतिक दल निजी दान तथा सदस्यता शुल्क के माध्यम से वित्त पोषित होते थे। व्यापारिक घरानों द्वारा राजनीतिक दलों को वित्त प्रदान करना कुछ निर्बंधों के साथ वैध था और इसे कंपनी के खातों में घोषित करना होता था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA 1951 ने चुनाव अभियान पर खर्च की सीमा को सुनिश्चित किया। राजनीतिक दलों की अवैध फंडिंग का परिणाम राजनीतिक प्रक्रिया का अपराधीकरण तो है ही, राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों तथा व्यापारिक घरानों का गठजोड़ प्रशासन तथा नीति निर्माण को भी प्रभावित करता है। इस गठजोड़ के परिणाम स्वरूप जनता का राजनीतिक दलों व सरकार पर से भरोसा उठ जाता है, क्योंकि राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण दुर्लभ संसाधनों को गरीबों व वंचितों की पहुंच से बाहर रखा जाता है। सत्तारूढ़ दलों के निर्णय उन शक्तियों के अनुरूप होते हैं जिन्होंने उन्हें वित्त पोषित किया था। यह एक प्रकार के सहचर पूंजीवाद को बढ़ावा देता है तथा लोक कल्याण की भावना को प्राथमिकता नहीं दी जाती। विदेशी वित्त पोषण के बाद तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के देश की राजनीतिक व्यवस्था में सीधे सीधे हस्तक्षेप की संभावना बन जाती है। चूंकि अधिकांश राजनीतिक दल अज्ञात स्रोतों से धन प्राप्त करते हैं, इसलिए जब तक भारत की राजनीति संस्थागत रूप से अपने वित्त के लिए अवैध व बेहिसाब धन पर निर्भर है, काले धन को समाप्त करने के लिए कोई निर्णायक राजनीतिक इच्छा नहीं हो सकती। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के अनुसार वर्ष 2005 से 2013 के बीच 6 राष्ट्रीय दलों कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल CPI और भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी को 5,986 करोड़ रुपए दान के तौर पर प्राप्त हुए, जिसमें से 73% को अज्ञात स्रोत से प्राप्त धन के रूप में घोषित किया गया। राजनीतिक लोक सेवा का क्षेत्र न होकर कुछ लोगों के लिए मात्र लाभ कमाने का अवसर ही होता है तथा इस प्रकार के राजनीतिक व्यवसायी धन के बल पर न सिर्फ अपने लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर लेते हैं, बल्कि अपने विरुद्ध होने वाली आधिकारिक सतर्कता को पलटने व विकृत करने में सफल भी रहते हैं। विभिन्न अध्ययनों में भी पाया गया है कि ऐसे प्रत्याशियों की
जीतने की संभावना अधिक होती है, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं और जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि होती है। स्टॉप। यहाँ तक कि जब राजनीतिक दल प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं तो उनके सामने भी यह तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रत्याशी अपना चुनाव खर्च वहन कर सकता है या नहीं। स्टॉप। ऐसे में प्रत्याशी की पृष्ठभूमि एवं सिद्धांतों की भूमिका गौण हो जाती है। स्टॉप। बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं हेतु बैंकों से उतने ही बड़े ऋणों की आवश्यकता होती है। इन ऋणों का कुछ भाग राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दिया जाता है। राजनीतिक दल आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A के अनुसार अपनी वार्षिक आयकर रिटर्न जमा कराने के लिए बाध्य नहीं है तथा यह पाया गया है कि राजनीतिक दल अपनी रिटर्न जमा ही नहीं कराते। वर्ष 2002 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय एक वित्तीय हलफनामा देना होगा जिसमें उनकी वित्तीय संपत्ति का विवरण दिया गया हो। स्टॉप। इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में भी इस हल्फनामे में सूचना दी जानी चाहिए। स्टॉप। राजनीतिक दलों को आयकर में छूट के कारण ये अघोषित आय को छुपाने का जरिया बन गया है। स्टॉप। वर्तमान में 2000 से भी अधिक राजनीतिक दल हैं तथा बहुत सारे दलों का चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। ये मात्र अवैध तथा अघोषित आय को छुपाने का माध्यम बने हुए हैं। स्टॉप पैरा। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल की पारदर्शी पद्धति महत्वपूर्ण है और स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी देश पारदर्शी वित्त पोषण को राजनीतिक दलों के लिए विकसित नहीं कर पा रहा है। स्टॉप। सरकार एक सब्जी विक्रेता एवं रिक्शा चालक से ये अपेक्षा कर रही है कि वे भुगतान को स्वीकार करने के लिए नगद माध्यम से डिजिटल माध्यम की ओर अग्रसर हो तो राजनीतिक दलों को भी दिया गया प्रत्येक रुपया डिजिटल लेन देन के माध्यम से किया जाना चाहिए। स्टॉप। चुनावी खर्च को कम किए जाने की ओर कदम उठाना आवश्यक है जिससे ईमानदार लोगों को राजनीति में आने का मौका मिले। स्टॉप। चुनावी खर्च पर नजर रखने हेतु जन सक्रियता की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राजनीतिक दलों के वित्त से संबंधित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की अनुशंसाओं को भी महत्वपूर्ण कार्यान्वित किया जाना चाहिए। स्टॉप। लोकसभा चुनावों तथा विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित किए जाने से भी चुनावी खर्चों में काफी कमी आएगी। स्टॉप पैरा। कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक दलों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण का सुझाव दिया गया है। इसके पक्ष में तर्क दिए गए हैं कि यदि राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को राज्य द्वारा वित्त पोषण मिलता है तो उनको दानदाताओं से पैसा स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होगी जो दान के बदले सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की आकांक्षा रखते हैं। राज्य द्वारा वित्त पोषण की स्थिति में राजनीतिक दल अपने आय व्यय का ब्यौरा आसानी से दे सकते हैं परंतु यह कदम करदाताओं पर कर के बोझ को और बढ़ा देगा। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा
वित्त पोषण निजी अघोषित चंदे पर रोक लगा सकेगा, इसमें भी संदेह है। चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण पर कई बार चर्चा हुई है और कई समितियों ने भी इस बारे में सिफारिश की है। इसके संदर्भ में 1999 में इंद्रजीत समिति में सबसे अधिक कहा गया है, परंतु इस समिति में भी वित्त पोषण से पहले राजनीतिक दलों के विनियमन हेतु उपयुक्त ढांचा तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय चुनाव निधि की स्थापना तथा इस निधि से राजनीतिक दलों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वित्त पोषण की बात है। वोटों के प्रतिशत के आधार पर वित्त पोषण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए है। एक और सुझाव राज्य द्वारा आंशिक वित्त पोषण का दिया गया है, जिससे चुनावी खर्च में अवैध धन के प्रयोग को कम किया जा सके। राजनीतिक दलों के वित्त पोषण को सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाने पर इस प्रक्रिया में पारदर्शिता आ जाएगी और यह चुनावों के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।